The features that are required to facilitate make easy cloning into the vector। ठीक है, किसी वेक्टर के अंदर कैसे क्लोनिंग को हम इजी कर सकते हैं उस प्रोसेस को देखते हैं, उन प्रोसेस को ही देखेंगे। ठीक है, अच्छे से। तो पहला है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी किसी वेक्टर के अंदर कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए जिससे कि जो क्लोनिंग है वो इजी हो सके, वो हम पढ़ने वाले हैं। उनमें से पहला है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि ओराई। ये क्या होता है? ओराई इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए एट विच रेप्लिकेशन इनिशिएटेड। ये एक ऐसा सीक्वेंस है जहाँ डीएनए का, जहाँ से रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होता है ऑन अ क्रोमोसोम, प्लाज्मिड और वायरस। ठीक है, इनमें दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। यानी कि देखो यहाँ ये मान लो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओराई साइट है। यहाँ पे कोई फॉरेन डीएनए को हम इंसर्ट करेंगे तो यहीं से ये रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा है। तो यही चीज़ बोला है कि डीएनए का रेप्लिकेशन जहाँ से स्टार्ट होता है उसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक, तो मान लो यहाँ पे ये प्लाज्मिड है, इससे हमने फॉरेन डीएनए इंसर्ट करा और यही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डीएनए का। क्लियर है? ऐसा। अब सेकंड जो है सेलेक्टेबल मार्कर है। सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? ये भी वेक्टर के अंदर प्रेजेंट होता है। सेलेक्टेबल मार्कर्स आर द जीन्स present in the cloning vectors like plasmid, bacteriophage, etc. It help in the eliminating non-transformants or non-recombinants from recombinants. Selectable markers primarily aid the detection and eradication, separation of transformants as well as enabling their proliferation या growth। ठीक है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेंट्स का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट, जो डीएनए हमने बनाया है। मान लो ये प्लाज्मिड के ऊपर हमने जोड़ा है किसको, रिकॉम्बिनेंट को, और एक प्लाज्मिड में नहीं जोड़ा है। ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर क्या करेगा? इसका ग्रोथ को रोक देगा और इसका ग्रोथ को कंटिन्यू करता रहेगा। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं सेलेक्टेबल मार्कर की मदद से कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा रिकॉम्बिनेंट नहीं है। क्लियर है जी? चलो आगे देखते हैं। ठीक, एग्जाम्पल रेजिस्टेंस जीन्स टू एंटीबायोटिक लाइक एम्पीसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, कैनामाइसिन एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं एंटीबायोटिक से। तो कौन कौन से रेजिस्टेंस जीन हैं? देखो, प्लाज्मिड के अंदर कुछ रेजिस्टेंस जीन होते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स से। एंटीबायोटिक्स कौन कौन से हैं? एम्पीसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, कैनामाइसिन, सब एंटीबायोटिक्स है। और इनसे रेजिस्टेंस जीन्स जो हैं वो पाए जाएंगे। इनसे रेजिस्ट यानी कि इनसे बचने वाले, यानी कि इनसे कोई खतरा नहीं हो सकता उस प्लाज्मिड को जिसके अंदर वो जीन्स पाए जाएंगे जो इससे लड़ सकते हैं, इनसे बचा सकते हैं। और कुछ रेजिस्टेंस जीन्स टू हर्बिसाइड्स भी होते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब थर्ड पॉइंट जो है वो क्लोनिंग साइट्स है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जीन क्लोनिंग के लिए, जीन ट्रांसफ़र के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, ये जो ट्रांसफॉर्मेंट या सेलेक्टेबल मार्कर है उसको एक बार और बताऊंगा अच्छे से, टेंशन मत लो। क्लोनिंग साइट्स देख लेते हैं क्या होता है। तो दिस आर द लोकेशन इन द वेक्टर वेयर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज क्लोन्ड, जहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए की क्लोनिंग होती है। यानी कि यहाँ पे देखो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये 1 से 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लोनिंग कहाँ पे हो रही है, उसी को हम क्लोनिंग साइट कहते हैं। इट इज़ द साइट वेयर द डीएनए इज इंसर्टेड। यहाँ पे हमने क्या किया, डीएनए को लगाया इनटू द वेक्टर, है ना। डीएनए को हमने क्या किया, वेक्टर के अंदर घुसा डाला। ठीक है, इसी को हम क्लोनिंग साइट कहेंगे। एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज द रिकॉग्निशन साइट एंड कट्स द डीएनए फॉर इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। ठीक है जी? ठीक, यानी कि देखो हमने प्लाज्मिड में, ये पूरा प्लाज्मिड है गोल सा, हमको यहाँ पे इंसर्ट कराना है तो इसको पहले काटेगा कौन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटेगा। ठीक है, पहले काटो फिर जोड़ो। अब काट दिया, अब जोड़ दिया, ये इंसर्ट करा दिया हमने फॉरेन डीएनए। तो ये जो साइट जहाँ पे हमने इंसर्ट कराया है इसको काटने के लिए, इसी को हम बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट या फिर क्लोनिंग साइट। क्लियर है? जहाँ पे काट के हम जोड़ेंगे उसी को हम क्लोनिंग साइट या फिर रिकॉग्निशन साइट कहेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल, अ फॉरेन डीएनए कैन बी लाइगेटेड एट बाम HI साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इन द वेक्टर PBR322। PBR322 क्या है, नेम है प्लाज्मिड का। ठीक है, और बाम HI फर्स्ट जो है वो क्या है, क्लोनिंग साइट है, यानी कि रिकॉग्निशन साइट है किसका, एक प्लाज्मिड का। ठीक है, जिसपे फॉरेन डीएनए को लाइगेट करेंगे। अब ध्यान से देखो यहाँ पे। ठीक, ये बाम HI फर्स्ट साइट है, यहाँ पे हमको डीएनए को इंसर्ट कराना है ना। यानी कि फॉरेन डीएनए जो हम चाहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट उसको लाइगेट यहाँ पे कराना है, तो इसको काटना पड़ेगा। तो इसको काटने के लिए रिकॉग्निशन साइट है। ठीक है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आके इसको काट देगा। ठीक है, और डीएनए लाइगेट्स आके उसको जोड़ देगा नए डीएनए को। ठीक है, तो देखो इसमें साइट क्या, ये प्लाज्मिड है, इसमें 2 रेजिस्टेंस जीन्स है, ये एक रेजिस्टेंस जीन है और ये रेजिस्टेंस जीन है। ये जो रेजिस्टेंस जीन है वो है एम्पीसिलिन से रेजिस्टेंस,
है ना, यानी कि एम्पिसिलिन मीडियम में डालेंगे तो ये जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है ये इसको ज़िंदा रखेगा उस मीडियम में, और ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है। और अगर टेट्रासाइक्लिन वाले एंटीबायोटिक्स में डाल देंगे सॉल्यूशन में तो भी ये सर्वाइव कर जाएगा क्योंकि इसके पास ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। अगर बाई चांस इसको काट दिया और एम्पिसिलिन या फिर टेट्रासाइक्लिन वाले सॉल्यूशन में डाल दिया तो ये तुरंत ही मर जाएगा, क्योंकि एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, एंटीबायोटिक का मतलब एंटीबायोटिक का मतलब होता है अगेंस्ट लाइफ, यानी कि वो ख़त्म कर देगा, उसको मार ही देगा, ठीक है, या फिर ग्रोथ को रोक देगा। तो ये जो वैरायटी है या फिर ये जो वेरिएंट है वो है PBr322 प्लाज्मिड का। इट इज़ अ प्लाज्मिड ऑफ ई कॉली बैक्टीरिया के अंदर ये पाया जाता है। पूरा डायग्राम जो है NCERT में दिया हुआ है, देख सकते हो वहाँ पर जाके। ये ओराई साइट है, ये ROP एक क्या होता है, इट इज़ अ जीन दैट कोड फॉर अ प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, यानी कि एक ऐसे जीन, ये ROP एक ऐसा जीन है जो कि एक ऐसा प्रोटीन कोड करता है जो कि रेप्लिकेशन में हेल्प करता है प्लाज्मिड के, ठीक है। और ये जो है वो क्या है, जीन ऑफ हैविंग द रेजिस्टेंस टू टेट्रासाइक्लिन, ठीक। और ये चीज़ पहले ही बता चुका हूँ, BAM-HI फर्स्ट रिकॉग्निशन साइट है जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइट इसको काटेगा और फॉरेन DNA को जोड़ेगा, क्लियर, ठीक है। द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन DNA, ठीक है। जैसे सपोज करो ये BAM-HI फर्स्ट साइट था और यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स था। अब इसको हम काट दिए, निकाल दिए बाहर, ठीक है। अब इसको हम क्या किए, काट दिए, ठीक है। हमने क्या किया, काट दिया, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन निकाल दिया। अब ये जो साइड है खाली है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने रिकॉम्बिनेंट DNA को जोड़ दिया, तो ये जो था यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था ना, अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं रहा, यानी कि जीन नहीं है टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस। तो अब ये जो है ना, ये प्लाज्मिड, वो अगर उसको हम टेट्रासाइक्लिन वाले सॉल्यूशन में डालेंगे तो वहाँ ये मर जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, एक एम्पिसिलिन है ये वाला और ये टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है। तो अगर ये सॉल्यूशन जहाँ पे एम्पिसिलिन है, ठीक है, और ये टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस था, है ना पहले, लेकिन अब वहाँ पे फॉरेन DNA लग चुका है, कहाँ पे, ये जो साइड था ना यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था, अब यहाँ पे फॉरेन DNA लग गया है, वो कट के बाहर निकल गया था, ठीक है। तो अब ये टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि टेट्रासाइक्लिन मीडियम में इसको अगर ट्रांसफॉर्मेंट को रखेंगे तो ये मर जाएगा। एम्पिसिलिन मीडियम में एम्पिसिलिन वाला तो इसका रेजिस्टेंस था, देखो यहाँ पे, ठीक है। एम्पिसिलिन वाला कटा नहीं है, ये वाला कटा है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन कटा है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन अभी भी है, यानी कि अगर हम एम्पिसिलिन वाले मीडियम में इसको डालेंगे तो वो जिंदा रहेगा, क्योंकि एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस इसके पास एक जीन है, वो बचा लेगा। लेकिन टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में डालेंगे तो वो मर जाएगा, ठीक है। जो रिकॉम्बिनेंट है वो मर जाएगा, इससे पता चल जाएगा, मर जाएगा नहीं बोल सकते, ग्रोथ रुक जाएगा उसका, ठीक है। और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है उसका ग्रोथ चलता रहेगा, ठीक है। इससे पता चलेगा कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, कौन सा रिकॉम्बिनेंट हो चुका है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। द लास्ट वन कंटेनिंग बोथ एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन ओनली नॉन रिकॉम्बिनेंट सर्वाइव, क्योंकि इसमें टेट्रासाइक्लिन के लिए तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, सिर्फ एम्पिसिलिन के लिए है। और यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन जहाँ वहाँ पे उस मीडियम पे वो ग्रोथ उसकी रुक जाएगी या ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि उसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन DNA, क्लियर है, ठीक है। यानी टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस ना होने की वजह से रिकॉम्बिनेंट ग्रो नहीं कर पाएगा या मर जाएगा कभी कभी, ठीक है। तो इसे पता चलेगा कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा ट्रांसफॉर्म नहीं है। ट्रांसफॉर्मेंट्स इंक्लूड ओनली रिकॉम्बिनेंट DNA, क्लियर है। अब हाँ, ये थोड़ा प्रोसेस जो है कॉम्प्लिकेटेड है, तो अपन सिंपल प्रोसेस निकालते हैं, जो है अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर यहाँ से समझ नहीं आया होगा, ठीक है, लेकिन हम यहाँ से क्लियरली समझ सकते हैं कि अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर क्या है। हम कैसे समझ सकते हैं कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। सिंपल प्रोसेस सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब होता है सेलेक्ट करना कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट DNA बन चुका है, कौन सा नॉर्मल DNA है, यानी कि ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं, इसको चेक करना ही सेलेक्टेबल मार्कर का काम होता है। तो उसका एक अल्टरनेटिव है। पहला वाला प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, सेकेंड वाला प्रोसेस थोड़ा सरल है। देखो, एक बीटा गैलेक्टोसाइडेस होता है, उसको यूज़ करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में, जो कि अल्टरनेटिव होता है, बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। इसके अंदर एक एबिलिटी होती है, इसके अंदर जीन होता है जो कि प्रोड्यूस करता है कलर को। एक जीन होता है ना, बीटा गैलेक्टोसाइडेस, जो देखो ध्यान से सुनो, प्लाज्मिड में एक कोडिंग सीक्वेंस होता है जो कि कोड करता है, एक जीन होता है जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेस को रिलीज करता है। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेस क्या होता है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में कलर को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये एक प्लाज्मिड है, जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेस यहाँ पे एक्टिव है, ठीक है।
तो अगर हमने क्या किया, इसको कट किया, RDA मतलब कि इसको कट कर दिया, जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेस, यानी कि ऐसा जीन जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेस को रिलीज़ करेगा, और बीटा गैलेक्टोसाइडेस रिलीज़ हुआ मतलब वो क्या करेगा, कलर प्रोड्यूस करेगा। लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, काट के फेंक दिए, जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेस को हम काट दिया, उसकी जगह रिकॉम्बिनेंट DNA को हम यहाँ पे इंसर्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो जो प्लाज्मिड है वो रिकॉम्बिनेंट हो गया, ये रिकॉम्बिनेंट DNA नहीं, फॉरेन DNA, यहाँ पे काट के लिख लो फॉरेन DNA, उसको हमने इंसर्ट कराया यहाँ पे। अब ये प्लाज्मिड जो था वो रिकम्बाइन हो गया, और जो ये बाकी जो बचा था ना, है ना, ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेस यहाँ इसमें जुड़ा था तब एक्टिव था, कलर प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन जब बाहर निकल गया तो इनएक्टिव हो गया। तो इसलिए बीटा से क्या हो गया, अल्फा गैलेक्टोसाइडेस जो कि इनएक्टिव हो गया। क्लियर। तो अब ये अगर हम सॉल्यूशन में डालेंगे कहीं पे भी तो ये कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो कलर प्रोड्यूस नहीं कर रहा, इसका मतलब ये रिकॉम्बिनेंट DNA बन चुका है। कलर प्रोड्यूस करेगा मतलब वो अभी भी नॉर्मल DNA है। तो इस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट बना है, कौन सा रिकॉम्बिनेंट नहीं बना है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी चीज़ है, जो कलर प्रोड्यूस करेगा वो रिकॉम्बिनेंट नहीं है, जो कलर नहीं प्रोड्यूस करेगा वही रिकॉम्बिनेंट बन चुका है। अब एक बार इस प्रोसेस में देख लेते हैं कि है क्या है इंग्लिश में, ठीक है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस को हम सेलेक्टिव मार्कर के रूप में यूज़ करेंगे, अल्टरनेटिव, ठीक है। ये क्या करता है, कलर प्रोड्यूस करता है इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। एक प्लाज्मिड के अंदर एक छोटा सा जीन होता है जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेस को प्रोड्यूस करता है, जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेस क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा कलर को। क्लियर, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट DNA इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेस, यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइडेस के अंदर हमने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट DNA को इंसर्ट कराया, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस को बाहर फेंका और उसकी जगह पे रिकॉम्बिनेंट DNA को इंसर्ट करा दिया, ठीक है, विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेस, ठीक। दिस रिजल्ट इन द इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, नाउ इट कैन नॉट प्रोड्यूस कलर, सो इट इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। अब किसी फॉरेन DNA को, है ना, रिकॉम्बिनेंट DNA को इंसर्ट कराने की वजह से इनएक्टिवेशन हुआ, किसका, बीटा गैलेक्टोसाइडेस का। इंसर्ट कराने की वजह से इनएक्टिवेशन हुआ, इसलिए हम इसको प्रेम से कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्लियर है, छोटा सा प्रोसेस था बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसी से रिलेटेड। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव्स ब्लू कलर टू द कॉलोनीज या सॉल्यूशन, ठीक है। अगर प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया में डज नॉट हैव द इंसर्ट, यानी कि उस प्लाज्मिड में अगर कोई भी इंसर्ट नहीं है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस का जीन अभी भी प्रेजेंट है, तो क्या करेगा, कलर को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्ट है उसमें, है ना, इंसर्ट है यानी कि रिकॉम्बिनेंट DNA है, तो क्या होगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के कारण अल्फा गैलेक्टोसाइडेस जो है इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव स्टेट को क्या बोलेंगे, अल्फा गैलेक्टोसाइडेस, और वो कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, यानी कि नोट करेंगे तो कलर प्रोड्यूस मीन्स प्लाज्मिड नॉट रिकम्बाइंड, और अगर कलर नहीं प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब प्लाज्मिड जो है वो रिकम्बाइंड या फिर ट्रांसफॉर्म हो चुका है। इन दिस वे वी कैन चेक डिफरेंशिएट द रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। क्लियर जी, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। कौन कौन से वेक्टर्स होते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में जो कि जीन को ट्रांसफ़र या क्लोन कर सकते हैं, ठीक है जी। अब देखो इन प्लांट्स, अब प्लांट्स में कौन कौन से वेक्टर्स होते हैं उनको देखते हैं। तो प्लांट में एक वेक्टर होता है जिसका नाम है एक्रोबैक्टीरियम ट्यूबनेफेसियम, जो कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये एक पैथोजन है सेवरल डाइकॉट प्लांट्स एंड इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ DNA नोन एज tDNA। जैसे कि tDNA काम क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है नॉर्मल प्लांट सेल को ट्यूमर में, एक गांठ में, और दिस ट्यूमर सेल्स प्रोड्यूस केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय पैथोजन, यानी कि जो पैथोजन्स को चाहिए वो केमिकल प्रोड्यूस करता है और उन केमिकल्स के लिए पैथोजन आते हैं और उस प्लांट को बीमार करके मार देते हैं, ठीक है। द ट्यूमर इंड्यूसिंग TI प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबनेफेसियस हैज़ नाउ मॉडिफाइड। अब इसी ट्यूमर इंड्यूसिंग T प्लाज्मिड को, है ना, TI प्लाज्मिड को, एग्रोबैक्टीरियम को जो TI प्लाज्मिड है उसको मॉडिफाई किया गया इनटू क्लोनिंग वेक्टर। कैसे मॉडिफाई किया गया कि विच इज़ नाउ कांट प्रोड्यूस अ ट्यूमर। अब वो ट्यूमर प्रोड्यूस नहीं करेगा लेकिन इसके पास प्रॉपर्टी है टू डिलीवर द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द वैरायटी ऑफ प्लांट्स। देखो ये क्या कर रहा था, tDNA को ट्रांसफ़र कर रहा था, ठीक है, tDNA को ट्रांसफ़र कर रहा था कहाँ पे, यानी TI प्लाज्मिड जो है ना वो काम क्या कर रहा था, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर को इंड्यूस कर रहा था प्लांट्स में। यानी कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबनेफेसियस के पास एक एबिलिटी थी कि वो tDNA को ट्रांसफ़र कर सकता था प्लांट्स में, ठीक है, जिससे नॉर्मल सेल ट्यूमरस सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाए, ठीक है, जिससे प्लांट की डेथ या फिर प्लांट को बहुत सारी बीमारी हो सकती थी, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी को इसने क्या किया, मॉडिफाई किया गया। तो अब क्या कर रहे हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड को वो क्या करेगा, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड को वो ट्रांसफ़र नहीं करेगा, उसकी जगह क्या करेगा, जो हम चाहते हैं, है ना, जो हम चाहते हैं उस चीज़ को ट्रांसफ़र करेगा, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट
सपोज करो हम डिजीज़ रेजिस्टेंस जीन को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबनिफिशियंस के प्लाज्मिड में हम उसको इंसर्ट करा देंगे। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, अब इसको हम फिर से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबनिफिशियंस के अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब जैसे ही वो मल्टीप्लाई किया हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबनिफिशियंस को इन्फेक्ट करा देंगे प्लांट में इन्फेक्ट कराएगा एग्रोबैक्टीरियम, है ना, फैलेगा उसमें और उसमें क्या कर देगा, प्लांट के अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी को वो पैदा कर देगा, ये ट्रांसफ़र कर देगा। क्लियर है जी, ठीक है, सिंपल चीज़ है, इस तरीके से वेक्टर काम करता है, ठीक। अब एनिमल्स में देखो, एनिमल्स में क्या होता है, एक रेट्रोवायरस होता है जिसके पास एबिलिटी होती है नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में बदलने का, ठीक है। अब इस रेट्रोवायरस का आल्सो डिसार्म किया है ना, रेट्रोवायरस को और डिसार्म किया, ठीक है। मान लो जेल भेज दिया, मारा पीटा और ठीक कर दिया, अब सीधा बन गया बेचारा, डिसार्म कर दिया उसको, एंड आर नाउ यूज टू डिलीवर द जीन्स डिज़ायरेबल जीन्स ऑफ आवर इंटरेस्ट इन द एनिमल्स, यानी कि अब हम उसमें डिज़ायरेबल जीन्स को अब डिलीवर कर सकते हैं इसकी मदद से, ठीक है। सेम ऐसे ही प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं। ये दो मतलब कि अगर जानना चाहते हो सीधी सी बात है, एनिमल्स में रेट्रोवायरस को हम यूज़ करते हैं क्लोनिंग वेक्टर की तरह, और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबनिफिशियंस को प्लांट्स में यूज़ करते हैं हम क्लोनिंग वेक्टर की तरह। क्लियर है जी, चलो। सो वंस अ जीन और डीएनए fragment has been ligated into the suitable vector, it is transferred into the bacteria or plant, है ना, बैक्टीरियल प्लांट और एनिमल होस्ट वेयर इट मल्टीप्लाइज, यानी कि एक बार अगर कोई भी डीएनए फ्रेगमेंट को हम जोड़ देते हैं किसी वेक्टर में प्लाज्मिड में तो वो रिकॉम्बिनेंट बन जाता है, और उसको हम जब ट्रांसफ़र करते हैं किसी बैक्टीरिया प्लांट या एनिमल सेल होस्ट में तो वहाँ पे वो मल्टीप्लाई करता है और अपना असर दिखाना शुरू करता है। अब कुछ क्वेश्चंस इससे आते हैं, उसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म्ड एज, यानी कि ऐसा कौन सा सीक्वेंस है, ठीक है, जो कि कंट्रोल करता है हाई कॉपी नंबर ऑफ डीएनए इन द वेक्टर, तो वो साइट या फिर ऐसा सीक्वेंस या साइट बोल रहा है, तो ओराई साइट जो होता है वही कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है। क्लियर है जी, नहीं पता तो याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। सो एक और क्वेश्चन मिल गया अपने को, ठीक है। विच वन इज़ कॉमनली यूज एज अ वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग डीएनए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट। ह्यूमन में हम रेट्रोवायरस को यूज़ करते हैं, बार बार बता चुका हूँ, और प्लांट्स में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबनिफिशियंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एगरोस जेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विद एथिडियम ब्रोमाइड अंडर यूवी रेडिएशन, ठीक है, एकदम सिंपल है, डायरेक्ट नोट से आया है। एक और क्वेश्चन, अ जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट इज कॉल्ड सेलेक्टेबल मार्कर, यानी ऐसा जीन जो कि आइडेंटिफाई करता है ट्रांसफॉर्मेंट्स को, ट्रांसफॉर्म्ड सेल को, वो है सेलेक्टेबल मार्कर। क्लियर है। अब हम कॉम्पिटेंट होस्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। कॉम्पिटेंट होस्ट और फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि हम किसी भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं तो जो मान लो प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र किए थे वो ई कॉली बैक्टीरिया को एक्सेप्ट करें, इसके लिए इसको कॉम्पिटेंट बनाते हैं, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट, ठीक है। तो डीएनए इज़ अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन्स, सो इन ऑर्डर टू फोर्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड द बैक्टीरियल सेल्स फर्स्ट मेड कॉम्पिटेंट, यानी कि सक्षम बनाया जाता है टू टेक अप द डीएनए, इसी को हम कॉम्पिटेंट होस्ट कहते हैं, ठीक है। अब फॉलोइंग सब मेथड्स, कुछ मेथड्स हैं टू ट्रांसफ़र एलियन डीएनए या फिर टू मेकिंग द कॉम्पिटेंट द होस्ट सेल। तो पहला मेथड है यहाँ पे दिया हुआ है, द बैक्टीरियल सेल इज ट्रीटेड विद अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायंस, यानी कि Ca2+ कैल्शियम 2+ के आयन से इसको स्पेशली ट्रीट किया गया इसका सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है, विच क्रिएट्स पोर्स इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। उसका सेल वॉल था, उसमें बड़े बड़े पोर्स क्रिएट हो गए कैल्शियम 2+ आयन की वजह से, थ्रू विच रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर कर गया, ठीक है। यानी कि देखो ये सेल वॉल है, ठीक है, किसका, बैक्टीरिया का। अब इसमें हमने क्या किया, कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम 2+ आयन की वजह से बड़े बड़े पोर्स कर दिए, इसकी मदद से जो डीएनए था रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो एंटर कर गया इसके अंदर, किसके, बैक्टीरिया सेल के अंदर। क्लियर है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर द बैक्टीरिया। नाउ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज फोर्स्ड इन सच सेल्स बाय इंक्यूबेटिंग द सेल विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस, ठीक है। अब बैक्टीरिया उसको अपने में मतलब सक्षम हो जाए, यानी कि उसको अपना ले, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको पहले आइस में रखेंगे, या फिर बोल सकते हो इंक्यूबेटिंग विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन द आइस, पहले उसको आइस में रखेंगे, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, आइस पे रखेंगे, देन 42 डिग्री हीट शॉक देंगे, देन फिर से आइस पे रखेंगे। तो इस तरीके से सजा देने के बाद वो जो बैक्टीरिया है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है,
इसको एक्सेप्ट करेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपना लेगा और फिर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, नोट क्या है इसमें, सबसे बड़ा नोट ये है कि 42 डिग्री सेल्सियस पे हीट शॉक दिया जा रहा है बस। सेकेंड मेथड है माइक्रो इंजेक्शन मेथड। ये क्या मेथड होती है? इन दिस मेथड रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। इस मेथड में हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर, एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर डाल देते हैं। इसी को बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक या मेथड। थर्ड मेथड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड। ये प्लांट्स में होता है मेनली। ठीक है, इन दिस मेथड द प्लांट सेल्स आर बम्बार्डेड विद द हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन कोटेड विद द डीएनए। ठीक है, सपोज करो एक पत्थर, मतलब कि कोई एक बड़ा सा चिट्ठी है, आप देना चाहते हो किसी को। ठीक है, तो उसको पत्थर में लपेट के उसे खिड़की में फेंकोगे। ठीक है, तो जो डीएनए, मान लो ये जो पत्थर है वो गोल्ड और टंगस्टन का है, उसके ऊपर आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को रैप किया, पेपर को रैप किया, यानी ये डीएनए है और ये पत्थर है, रैप करके आप फेंक दोगे। इसी को बम्बार्डमेंट कहते हैं। और खिड़की से टकरा के खिड़की को तोड़ देगा, उसी को बम्बार्डिंग कहेंगे। तो उसी तरीके से प्लांट सेल्स को बम्बार्ड किया जाता है विद द हाई वेलोसिटी ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स, जैसे गोल्ड और टंगस्टन। उसके ऊपर हम डीएनए की लेप करके, यानी कि डीएनए को कोटिंग करके फेंक के मारते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड, जिसमें माइक्रो पार्टिकल जैसे गोल्ड और टंगस्टन का यूज़ किया जाता है, जिसके ऊपर डीएनए की कोटिंग की जाती है। इतना याद रख लो, एक पत्थर है, उसके ऊपर हम कागज़ को लपेटते हैं, वैसे डीएनए को लपेटेंगे गोल्ड और टंगस्टन के ऊपर और बम्बार्ड करेंगे, फेंक के मारेंगे खिड़की पे। खिड़की क्या है? सेल है। क्लियर है जी? ठीक है, इसी को जीन गन मेथड है, बायोलिस्टिक मेथड कहते हैं, जो कि नीट में आया था, पूछा गया था कौन सा मेटल, तो गोल्ड और टंगस्टन बता देना। लास्ट मेथड इज अ डिसआर्म्ड मेथड, है ना। ये क्या होता है? दिस मेथड यूजेस डिसआर्मिंग पैथोजन, यानी मार पीट के उनको सीधा करना, इनएक्टिवेटेड पैथोजन, यानी कि पैथोजन को इनएक्टिवेट करना। इसी को हम डिसआर्मिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, तो वेक्टर्स क्या होता है? दिस मेथड यूजेस डिसआर्म्ड पैथोजन, इनएक्टिवेटेड पैथोजन वेक्टर्स विच व्हेन अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल, जब वो इन्फेक्ट करते हैं किसी सेल को, ट्रांसफ़र करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में। ठीक है, विदाउट हार्मिंग देम। मैंने बताया था रेट्रोवायरस क्या करता था? कैंसरस सेल बनाता था। ठीक है, लेकिन अब क्या करेगा? वो कैंसरस सेल नहीं बनाएगा। तो ये एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स जो है ट्यूमर बना रहे थे, तो ट्यूमर नहीं बनाएंगे, वो सिर्फ ट्रांसफ़र करेंगे जेनेटिक मटेरियल को। ठीक है, कोई पैथोजेनिक एक्शन नहीं शो करेंगे, तो उसी को हम डिसआर्मिंग मेथड कहते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड। ठीक है, बस यहाँ तक ही रखते हैं इसको। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है।